एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम पिछले 2 लेक्चर एमएन रॉय पर ले चुके हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय के ऊपर। कल हमने उनके मार्क्सवाद के बारे में विचार देखे थे और विचारों के आखिरी में हम उस बिंदु पर आ गए थे जब रॉय मार्क्स के कुछ विचारों से असहमत होते दिखाई दे रहे थे। मैंने आपको पहले कहा था कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो किसी भी विचार को सहमति या असहमति शून्य में नहीं देता। तर्कों पर, बदलते पर्यावरण की कसौटी पर उसे कसता है और फिर उसमें सहमति और असहमति के साथ साथ वो सुझाव भी जोड़ने के प्रयास करता है। रॉय ने भी ऐसा ही किया। हालांकि इस बात को लेकर एक पॉलिटिकल साइंस की टर्म आपने सुनी होगी, पार्टी पॉलिटिक्स में अक्सर आप के सामने आती होगी। इसको बोलते हैं हार्ड लाइनर, यानी एक नीति के कट्टर समर्थक। तो ऐसा मार्क्स के साथ भी हुआ, एमएन रॉय के साथ भी, कि जब मार्क्सवाद के साथ कुछ बिंदुओं पर वो असहमत हुए तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कारण क्या थे? मार्क्सवाद के किस बिंदुओं पर वो असहमत थे? कुछ तो हमने कल बात की थी, कुछ आज करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत का जो सर्वहारा वर्ग है उसमें दबाव दोहरे किस्म का है। ब्रिटिशर तो शोषण कर ही रहे हैं, उनके लिए तो भारत एक कच्चे माल का स्रोत था और तैयार माल के लिए एक तैयार बाजार बेचने के लिए। लेकिन राय ने एक नया तर्क ये दिया कि भारत का जो ये जमींदार वर्ग है, जो भूमि का स्वामी है, ये भी शोषण के हथकंडों में उस ब्रिटिश पूंजीवाद के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक नई चीज थी। और उस समय जब भारत में आजादी की जंग चल रही है, जिस समय एमएन रॉय हैं, उस समय आप पाएंगे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें एक्टिव हैं, चाहे वो उदारवादी हो, मध्यम वर्गीय हो, गर्मपंथी हो, उन सबका लक्ष्य ब्रिटिश गवर्नमेंट है। भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आर्थिक ढांचा, जो सिस्टम है, या जो भारत का आंतरिक ढांचा है, वो उस पर प्रहार नहीं कर रहे। जैसे आप देखिए, इस दौरान अनेक सुधारक भी हुए, उन्होंने समाज सुधार की बात भी की, लेकिन वो भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे पर टूट कर नहीं पड़े, क्योंकि वो इस बात को मानते थे कि यदि हमने इस मुद्दे को छेड़ दिया तो लड़ाई बढ़ जाएगी और हमारे निशाने पर जो ब्रिटिशर्स हैं उसके स्थान पर भारत का भारत का जो स्थानीय पूंजीपति तबका है, इसमें कि जमींदार, भूस्वामी, ये शामिल हैं, ये अगर जनता के निशाने पर आ गए तो आजादी की जंग अपनी धार खो देगी। किसी हद तक आपको लग रहा होगा वो सही भी थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि इनसे तो हम बाद में भी झगड़ सकते हैं, पहली चुनौती ब्रिटिशर्स हैं, इन्हें बाहर किया जाए। लेकिन राय का मुद्दा यह था कि नहीं, अगर जंग लड़नी है तो वो 2 तरफा होनी चाहिए। और यही कारण था कि वो कांग्रेस के भी शुरुआती दौर में आलोचक थे, क्योंकि उनका यह मानना था कांग्रेस इन पूंजीपति और जो ये जमींदार वर्ग है, इनका विरोध खुलकर नहीं कर रही है, ये उनके साथ है। खैर, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर वो असहमत हुए वो ये था कि जैसे मार्क्स ने जो इतिहास की व्याख्या की है, उसमें उन्होंने एक चरण बताया है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। ये अभी तो नहीं पढ़ेंगे, आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो देखेंगे। मैं आपको बहुत शॉर्ट पे समझा दूं। मार्क्स का मानना यह है कि एक स्थिति वो आएगी जब पूंजीपति वर्ग के शोषण से दुखी होकर सर्वहारा वर्ग उसके खिलाफ क्रांति कर देगा और पूंजीपति वर्ग को उसकी स्थिति से हटा दिया जाएगा। और इसके बाद जो स्थिति आएगी उसको उसने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कहा है, यानी कि इस पर कोई सरकार नहीं होगी, लेकिन सर्वहारा जो वर्ग है, यानी जो मजदूर वर्ग है,
इसके कुछ नेता शासन को अपने हाथ में लेंगे और एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मार्क्स ने कोई समय सीमा तय नहीं की है, ये अनंत काल तक भी हो सकती है। यहां पर इस बिंदु पर एम.एन. रॉय मार्क्स के विपरीत जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकत्व है, ये मत समझिए कि जो सर्वहारा वर्ग है वो धरती पे ईश्वर का अवतार है। ये वही करने बैठ जाएगा जो इससे पहले पूंजीपति वर्ग कर रहा था, या सरकार को या शासन को मार्क्स ने राज्य को शोषण का उपकरण बताया है, ये भी वही करेंगे। तो इसके स्थान पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कि चीजों को एक निश्चित सीमा के तहत बदल दिया जाए। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। तीसरा बिंदु जिस पर कि मार्क्सवाद से वो असहमत हैं, वो था मध्यम वर्ग की उपेक्षा। देखिए, मार्क्स ने ये माना है कि समाज में दो ही वर्ग हैं, संपन्न पूंजीपति वर्ग और बेहद कमजोर सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। लेकिन आप आज भी देखिए, और वो तब भी था, बीच में एक मध्यम वर्ग भी है जो बहुत संपन्न नहीं है, बहुत विपन्न भी नहीं है। इस मध्यम वर्ग के बारे में कार्ल मार्क्स चुप हैं, और जो मार्क्स के बाद के पीढ़ी आई है, चाहे वो लेनिन हो, स्टालिन हो, माओ से तुंग हो, किम योंग हो अभी नॉर्थ कोरिया के, ये कहीं पर भी इस मिडिल क्लास के बारे में, जो कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग होता है, कहीं कोई टिप्पणी नहीं करते कि इसके बारे में रणनीति क्या होगी, इनसे कैसे डील किया जाए। और प्रत्येक देश की व्यवस्था में आप देख लीजिए, ये एक कॉमन फिनोमिना है। हर देश की व्यवस्था में मध्यम वर्ग संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा होता है, और जिसकी आबादी इतनी बड़ी है उसके बारे में कोई राय का ना होना कोई अच्छा स्टेप नहीं कहलाएगा। चलिए, मार्क्स नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन बाद की पीढ़ी तो करती। इस बात को लेकर एम.एन. रॉय थोड़े सशंकित थे। खैर, मोह उनका भंग होता है। उसके बाद वो छोड़ते हैं मार्क्सवादी पार्टी को, मार्क्सवादी विचारों को छोड़ते हैं। पार्टी तो क्या कहिए, पार्टी ने उन्हें खुद निकाल दिया था। और दूसरी जो अंतिम बिंदु था वो ये था कि वो हिंसा के खिलाफ थे। उनका यह मानना यह था कि परिवर्तन जो है वो सामंजस्य से भी आ सकते हैं। यदि कोई वैसे ही आपकी बात मान लेता है तो उसके लिए क्रांति करने की, हिंसा की आवश्यकता क्या है। अब हम आज शुरू करते हैं राव का नव मानवतावाद या मौलिक मानवतावाद। इसको रेडिकल ह्यूमनिज्म भी कहा गया है, कई जगह इसको आप उग्र मानवतावाद भी पढ़ेंगे, एक ही शब्द है। 1936 के आसपास, 6 साल जेल में काटने के बाद, कानपुर षड्यंत्र केस के बाद, ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के भीतर एक नया ग्रुप बनाते हैं रेडिकल के नाम से। लेकिन ये बहुत लोकप्रिय नहीं होता। मौलाना आजाद के खिलाफ आपने इलेक्शन बढ़ा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का 1940 में, हार गए, वो अलग बात है। और उस वक्त इन्होंने ये अनुभव किया कि भारत की जनता अभी वैचारिक रूप से परिवर्तन को तैयार नहीं है, ये मूल रूप से अभी बुर्जुआ है। देखिए, बुर्जुआ उसे कहते हैं कि जो परिवर्तन के लिए आसानी से तैयार नहीं होता, कन्विंस नहीं होता, क्रांतिकारी बदलावों को पसंद भी नहीं करता। और भारतीय समाज इस श्रेणी में आता है। आप आज भी देखिए, आप पाएंगे हम बहुत तेजी से होते परिवर्तनों को सामान्यतः एक्सेप्ट नहीं करते हैं। धीरे धीरे सहजता से हम चीजों को मानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन यकायक परिवर्तन हमें रास नहीं आते। जबकि रॉय के ऊपर मार्क्सवाद का इतना इम्पैक्ट तो अभी बाकी है। वो चाह रहे हैं कि बदलाव तुरंत आए, यकायक आए, जो कि नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने इसके बाद एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको नवीन मानवतावाद या मौलिक मानवतावाद या उग्र मानवतावाद कहा गया। अब ये क्या था, इसके बारे में समझिए। पहले ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें। कोई नई व्याख्या नहीं थी। एम.एन. रॉय से पहले भी कुछ विचारक, पूर्व के भी और पश्चिम के भी, यानी भारत के भी और वेस्टर्न कंट्रीज के भी, इस विचार की बात कर चुके थे। जैसे ग्रीक फिलोसोफर में एक आता है प्रोटोगोरस।
इरस्पस, माइकल बकुनिन, हर्डर, टॉमस मोर, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मानवतावाद की बात अप्रत्यक्ष रूप से की थी। सीधे सीधे किसी विचारधारा की बात नहीं की, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। भारत की बात करें, राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोखले, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विचारों में भी आपको BR अम्बेडकर, इनके विचारों में आपको मानवतावाद दिखाई देगा। यानी ये लोग इस बात को मान के चलते हैं कि सारी जो कसौटियां हैं, विचार हैं, अवधारणाएं हैं, ये मानवता और मनुष्य को, उसके विकास को मद्देनजर रखते हुए किए जाने चाहिए। जैसे रॉय ने मानवतावाद के 3 मूल तत्व माने हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। ये 3 मूल तत्व हैं: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। जैसे आप याद करें 3 शब्द, आपको और भी याद आएंगे। आप फ्रांस की क्रांति को पढ़िए, अगर इतिहास आपके पास है, और नहीं है तो वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 ये क्रांति के घोष थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। रॉय ने 3 शब्द माने हैं: स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता। उनका एक कोटेशन मैं पढ़ता हूं आपके सामने। मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है, अतः यह उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्वतंत्र है। पर चूंकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिंतन का स्तर गिर चुका है, अतः सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। अतः एक स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे। देखिए 2 चीजें हैं, समझिए इस चीज को। ये आप आज भी पाएंगे। समाज में बड़ी बुराइयां हैं, समाज बड़ा खराब हो गया है साहब, दुनिया में बड़ी बुराइयां आ गई, उफ, जाने क्या क्या हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा रिएक्शन दे देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं। यही विमर्श आपको गांधी में दिखाई देगा। गांधी ने केवल चीजों को कोसा नहीं, केवल बुराई नहीं निकाली, बल्कि उन्होंने उनको ठीक करने की कोशिश भी की, जितना उनके बस में था। जैसे आज मैं एक लेख पढ़ रहा था खादी के बारे में, पढ़ते पढ़ते मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि महारानी एलिजाबेथ ने अपने परिवार में कोई शादी थी, तो उस शादी का निमंत्रण पत्र गांधी जी को भेजा था। गांधी जा तो नहीं पाए, लेकिन गांधी ने उस शादी के लिए अपने हाथ से काट कर, जो सूत वो काटते थे चरखे पर, एक रुमाल भेंट के स्वरूप महारानी को भेजा था। और आपको जान के आश्चर्यजनक प्रसन्नता होगी कि आज भी बकिंगम पैलेस, जो राजमहल है ब्रिटेन की महारानी का, वहाँ जो सबसे कीमती सामान रखे गए हैं, उसमें गांधी के उस उपहार की गिनती होती है। ये भारत की जीत है, ये मानवता है। ठीक है, शत्रुता कितनी रही हो, जैसे आप देखिए बंटवारे के वक्त दंगे हुए, हिंदू मुसलमानों में हुए, स्वाभाविक जो भी थे बंटवारे की वजह से हुए, कारण क्या रहे उस पर अब नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीयों का रवैया अंग्रेजों के प्रति खराब नहीं था। हमने उनको शांति के साथ अपने देश जाने दिया, बगैर विवाद के, बगैर झगड़े के। ये मानवता है, ये शुद्ध मानवता है। और इसकी जड़ें हमें दिखती हैं महर्षि दयानंद में, इसकी जड़ें दिखती हैं हमें राजा राममोहन राय में, गोपाल कृष्ण गोखले में, रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर में। अब हम बात करें उनके मौलिक मानवतावाद की, एक बिंदु और देखते हैं, इसके बाद अगले चैप्टर में से हम कंटिन्यू करेंगे। वो ये है कि मानव संपूर्ण जीवन का मूल और प्रत्येक वस्तु का आधार है। ये बात मैंने आपको बताई कि जो भी चिंतन व्यवस्था, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण व्यवस्था अपनाई जाए, नीतियां बने, उनके मूल में मानव की व्यवस्था, मानव का कल्याण, मानव का चिंतन मूल में होना चाहिए। तभी वो चीज समाज में सफल हो सकती है। धन्यवाद।